बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ एकेडमी। आज हम एलएलबी पार्ट 4 का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोर्ट ऑफ इक्विटी को। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चले इसको शुरू करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो हम इक्विटी को देखेंगे कि इक्विटी क्या चीज़ है। ठीक है, इक्विटी ऐसी पर्टिकुलर बॉडी ऑफ रूल्स है जो सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप्ड हुए। ठीक है, इसका जनरल पर्पस ये था कि वो रेमेडी प्रोवाइड करें ऐसे केसेस को, ऐसे सिचुएशंस को जिसमें लॉ फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो फेयर या डिलीवर कर सके फेयर रेसोल्यूशन टू एनी केस। ठीक है, किसी केस को फेयर रेसोल्यूशन ना दे सके तो उधर इक्विटी अप्लाई होती है। उसके बाद अगर हम इक्विटी के कॉन्सेप्ट को देखें, ये डीपली कनेक्टेड है कॉमन लॉ के साथ, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में कॉमन लॉ कोर्ट्स होती थी और इक्विटी कोर्ट्स होती थी, और इनका डीपली कनेक्शन भी है एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इक्विटी जो है वो एक सेपरेट सिस्टम है कॉमन लॉ से। क्यों सेपरेट सिस्टम है? क्योंकि इसके अपने एस्टेब्लिश रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स है, और हिस्टोरिकली एडमिनिस्ट्रेड थे सेपरेट कोर्ट्स दोनों। ठीक है, जिस तरह हम कोर्ट ऑफ इक्विटी को देखें तो इसको कोर्ट ऑफ इक्विटी भी कहा जाता था और कोर्ट ऑफ चांसरी भी कहा जाता था, और ये दोनों कोर्ट्स इक्विटी को एडमिनिस्ट्रेट करती थी। ठीक है, तो ये सिंपल सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम फर्दर आगे जाते हैं। ठीक है, इक्विटी हमारे पास पर्टिकुलर बॉडीज ऑफ लॉ है। ठीक है, जो उस टाइम पे इंग्लैंड में डेवलप्ड हुई। इसका जनरल पर्पस ये था कि वो रेमेडी प्रोवाइड करें, फेयरनेस रेमेडी प्रोवाइड करें फेयरनेस और जस्टिस के लिए। ठीक है, एक ऐसे सिचुएशन में जहां लॉ फ्लेक्सिबल ही ना हो तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं डेरिवेशन पे। जो टर्म है इक्विटी, वो लैटिन रूट से निकला है। ठीक है, एक्विटस, जिसका मतलब है इवन, फेयर या इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम डिफरेंस करेंगे कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, फर्क क्या है। ठीक है, इक्विटी जो है वो रेफर करती है फेयरनेस और जस्टिस को, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि प्रोवाइडिंग सेम टू ऑल, सारों के लिए एक जैसी चीज प्रोवाइड करना। ठीक है, वो उसको हम इक्वालिटी बोलते हैं। इक्विटी जो होती है वो रिकॉग्नाइजिंग बताती है कि ये कोई भी चीज एक स्टेज से स्टार्ट नहीं होती, मतलब एक हर किसी के लिए एक चीज नहीं होती ताकि उसका राइट मतलब सिक्योर हो सके। हर बंदे का अलग अलग स्टेजेस होती है, अलग अलग उसके लिए जस्टिस मतलब फेयरनेस प्रोवाइड करनी होती है जो उसके राइट को सिक्योर कर सके। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, इक्वलिटी मॉडल में अगर हम देखें तो एक कोच है, वो अपने प्लेयर्स को एग्जैक्ट सेम शूज देता है। ठीक है, सारों का बगैर किसी ना साइज के, एक ही साइज के सारों को शूज दे देता है। मगर इक्वालिटी में अगर हम देखें तो एक कोच अपने प्लेयर्स को उनके साइज के मुताबिक, उनके शूज साइज के मुताबिक उनको शूज देता है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ा सा मतलब सर्टेन डिफरेंसेस मैंने बता दिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कॉमन लॉ कोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि कॉमन लॉ कोर्ट्स क्या है। ठीक है, कॉमन लॉ कोर्ट्स हमारे पास 13 या 14 सेंचुरी में थे। ठीक है, इसके जो तीन टाइप्स है कॉमन लॉ कोर्ट्स के, जो उस टाइम पे इंग्लैंड में काम कर रहे थे। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली था उसमें, ठीक है, एक्सचेकर था, किंग्स या क्वींस बेंच था। ठीक है, ये जो इसका जो सिस्टम था या इस प्रोसीजर था कॉमन लॉ कोर्ट्स का, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनको उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, और ये जो कॉमन लॉ कोर्ट्स थे वो प्रोवाइड नहीं मतलब फेयर जस्टिस या एडवोकेट जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे लोगों को। तो इन फ्लॉज और डिफेक्ट की वजह से कोर्ट ऑफ इक्विटी वजूद में आई। ठीक है, तो हम इस फ्लॉज और डिफेक्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्लॉज और डिफेक्ट्स थे जो कोर्ट ऑफ इक्विटी के वजूद आने में उन्होंने कंट्रीब्यूशन की, उन इफेक्ट्स ने, जो फ्लॉज थे, डिफेक्ट्स थे, उन्होंने रोल प्ले किया। ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं। हम डिफेक्ट्स एंड फ्लॉज को देखेंगे, कॉमन लॉ कोर्ट्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स और फ्लॉज थे जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ इक्विटी वजूद में है। ठीक है, सबसे पहला तो फ्लॉ और या डिफेक्ट कॉमन लॉ में था, कॉमन लॉ कोर्ट्स में था एब्सेंस ऑफ रेमेडीज। ठीक है, कॉमन लॉ कोर्ट में अगर ये था कि अगर कोई बंदा, ग्रीव्ड पर्सन
रेमेडी लेने जाता था कॉमन लॉ कोर्ट्स में, तो पास टाइम उसमें एक्सप्लेक्ट प्रोविजंस ही मौजूद नहीं होती थी, लॉज ही मौजूद नहीं होते थे जो एग्रीड पार्टी को उसका उसका राइट दिला सके। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला फ्लॉ हो गया, डिफेक्ट हो गया कॉमन लॉ कोर्ट्स का। फिर उसके बाद आ जाता है इनएडिक्वेट रेमेडीज। कॉमन लॉ कोर्ट्स उस टाइम पे सिर्फ डैमेजेस प्रोवाइड करती थी, मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करती थी, मगर हर टाइम ये डैमेजेस इनफ नहीं होते थे, काफी नहीं होते थे जो एग्री पार्टी के लॉस को पूरा कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल पास टाइम लोग ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, या किसी अगर लैंड के वो देख लें, देख लें, ठीक है। तो उसमें ये था कि वो प्रॉपर रेमेडीज, इनएडिक्वेट रेमेडीज थी उसमें उस टाइम, रिजिड प्रोसेस होता था, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती थी। ये हमारे तीसरा फ्लॉ उसमें आ गया। कॉमन लॉ, अगर कोई बंदा रेमेडी लेने जाता था कॉमन लॉ कोर्ट्स में, तो उसमें कम्प्लेक्सिटीज थी, इनफ्लेक्सिबिलिटीज थी। ठीक है, और उस मतलब इतना मुश्किल सिस्टम था उस टाइम पे, मतलब कॉमन लॉ कोर्ट्स में, कि कोई बंदा आसानी से रेमेडी या जस्टिस हासिल नहीं कर सकता था कॉमन लॉ कोर्ट से। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ था या डिफेक्ट था कॉमन लॉ कोर्ट्स में। फिर उसके बाद आ जाता है ज्यूरी सिस्टम। ज्यूरी सिस्टम कॉमन लॉ कोर्ट्स में ये था कि वो बेस करता, कॉमन लॉ कोर्ट जो होती थी वो बेस करती थी ज्यूरी सिस्टम पे। ठीक है, और जिसके मेंबर्स, जो ज्यूरी के मेंबर्स जो होते थे वो लोकेलिटीज से बिलोंग करते थे, ठीक है, आसपास के इलाकों से थे। तो उसको उनको इजीली इंटिमिडेटेड, मतलब इंटिमिडेट कर किया जा सकता था, मतलब वो जोर जबरदस्त, मतलब उनसे करप्शन कराई जा सकती थी, उनको पैसे दिए जा सकते थे। ठीक है, तो इनजस्टिस क्रिएट हो जाती थी उस कॉमन लॉ कोर्ट्स में। तो ये हमारे पास सर्टेन फ्लॉज थे, डिफेक्ट्स थे कॉमन लॉ कोर्ट्स में, जो बाइस बनी कोर्ट ऑफ इक्विटी के वजूद आने में। ठीक है, इसने रोल प्ले किया है एक किस्म कोर्ट ऑफ इक्विटी के वजूद आने में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ इक्विटी किस तरह ओरिजिनेट हुई, किस तरह वजूद में आई। ठीक है, पहले हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा सर्टेन डिफेक्ट्स और फ्लॉज के बारे में पढ़ा कॉमन लॉ कोर्ट्स के। ठीक है, जिसकी वजह से कॉमन लॉ कोर्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर रेमेडी नहीं दे पा रही थी, प्रॉपर जस्टिस नहीं दे पा रही थी लोगों को। उसकी वजह से लोग मूव करने लगे किंग की तरफ ताकि वो इंसाफ हासिल कर सके। ठीक है, जब किंग के ऊपर उन पिटिशंस का या उन केसेस का बर्डन ज्यादा हो गया, तो किंग ने वो मतलब वो केसेस या अपनी पावर रेफर कर दी, डेलीगेट कर दी चांसलर को, ताकि वो उन केसेस को सुने। ठीक है, चांसलर उन केसेस को सुने। ठीक है, फिर लेटर टाइम्स में इस तरह हुआ कि वो जो पिटिशंस होती थी वो डायरेक्टली प्रेजेंट होती थी बिफोर द चांसलर। ठीक है, और जो चांसलर होता था वो उस पे फैसला करता था डायरेक्टली, मतलब अपनी ओन डिस्क्रिशन के मुताबिक उसका फैसला करता था, जो फेयर एंड जस्ट होती थी। ठीक है, और चांसलर जो होता था वो बाउंड नहीं होता था कि वो फॉलो करे रूल्स ऑफ कॉमन लॉ को। ठीक है, फिर उसके बाद एक कोर्ट इंट्रोड्यूस कराई गई। ठीक है, तो उस कोर्ट का नाम कोर्ट ऑफ चांसरी भी कहा जाता है और कोर्ट ऑफ इक्विटी भी कहा जाता है किंग की तरफ से, ताकि वो उन केसेस से डील कर सकें। उन किन केसेस से, उन केसेस से जो जिन बंदों को कॉमन लॉ कोर्ट्स की जो रेमेडीज थी वो पसंद नहीं आती थी, जब वो फैसला उनके मुनासिब नहीं लगता था, तो वो कोर्ट ऑफ इक्विटी में आ जाते थे अपने अपने इंसाफ हासिल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन हुआ, कोर्ट ऑफ इक्विटी इस तरह ओरिजिनेट हुई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे जो कोर्ट ऑफ इक्विटी ने इंट्रोड्यूस कराई थी। सबसे पहले तो हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या चीज होती है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक फॉर्म ऑफ इंजंक्शंस है। ठीक है, इंजंक्शंस को क्या बोलते हैं? इंजंक्शंस कोर्ट ऑर्डर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स होते थे जो इंडिविजुअल को कंपेल करते थे कि वो अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, फिर उसके मतलब अगर एग्जांपल से समझे, एक पार्टी ए है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, और पार्टी जो एग्रीव पार्टी है, पार्टी बी, वो सेटिस्फाइड नहीं होती डैमेजेस जो प्रोवाइड किए गए होते हैं कॉमन लॉ कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट ऑफ इक्विटी
ग्रांट करती है रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो अप्लाई करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी, ठीक है, जिसमें कोर्ट ऑफ इक्विटी ऑर्डर करती है कि डिफॉल्टर को कि वो अपने मतलब पार्ट का जो उसका एक्ट है जिसका उसने प्रॉमिस किया होता है कॉन्ट्रैक्ट में उसको परफॉर्म करें, ठीक है, तो इसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंजंक्शन। इंजंक्शन कोर्ट ऑर्डर्स को बोलते हैं, ठीक है, किसी काम को करने के लिए और किसी काम को ना करने के लिए, ठीक है। ये जो रेमेडी है वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी कोर्ट ऑफ इक्विटी की तरफ से, ठीक है। ये क्यों मतलब इसमें ये होता है कि ये अवॉर्ड की जाती है कि ताकि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ये जो रेमेडी है वो इंट्रोड्यूस कराई थी कोर्ट ऑफ इक्विटी ने, जिसमें कोर्ट ऑफ इक्विटी एक मतलब एक इलीगल पोजीशन को रिस्टोर कराती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की प्रॉपर्टी पर इलीगली कब्जा कर दिया गया है, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ इक्विटी उसकी ओरिजिनल और ओरिजिनल जो रियल ऑनर है उसको पोजेशन दोबारा दिलवाती थी। तो इसको हम कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। फिर उसके बाद आ जाता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, उसमें मतलब रेक्टिफाई करना, मॉडिफाई करना, ठीक है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक हो जाए, ठीक है, और उसकी वजह से इंडिविजुअल के राइट वायलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ इक्विटी अलाउ करती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करें, मॉडिफाई करें, और म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू या कोर्ट ऑर्डर के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन की रेमेडी, ठीक है। मगर कॉमन लॉ कोर्ट में ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रेसेशन। रेसेशन का मतलब क्या होता है? रेसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। इन कॉमन लॉ ये जो रेसेशन का कॉन्सेप्ट है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि कॉमन लॉ में सिर्फ एक ही रेमेडी अवेलेबल थी कि वो सिर्फ थी कि डैमेजेस की, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी ने रेसेशन का वो भी किया कि रेमेडी भी इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें वो अगर किसी बंदे के राइट वायलेट होते हैं किसी भी वजूहात की वजह से, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू या ग्राउंड्स के थ्रू वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते थे। तो ये रेमेडीज हमने पढ़ी जो कोर्ट ऑफ इक्विटी की वजह से आई, जो इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास रेमेडीज थी जो हमने डिस्कस की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं।